हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और आज की क्लास फिर से है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं अपने रेगुलर क्लास की क्वेश्चन आंसर सीरीज की एंडिंग। और आज हमारी लास्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज है हमारी रेगुलर क्लासेस की। इसके बाद भी सीरीज आएंगी क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन वो एग्जाम सीरीज के नाम से आएंगी। बट आज जो हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस कर रहे थे, उसके साथ जो सीरीज चला रखी थी हमने क्वेश्चन आंसर की, कि हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करते हैं, उसकी आज आखिरी क्लास है। तो आज की अटेंडेंस बहुत स्पेशल होने वाली है, तो डेफिनेटली अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा और अपने इन क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करके ये चेक करो कि क्या सच में आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करे हैं। और मुझे ये भी बताना कि कैसी रही आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज की जर्नी मेरे साथ, जहाँ पर हमने हर चैप्टर के बाद अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करी। ठीक है, सो अटेंडेंस के साथ ये सारी बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अब आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंज्यूमर राइट एम्पावर्स द कंज्यूमर्स टू फाइट अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो कौन सा कंज्यूमर राइट है जो कंज्यूमर को पावर देता है कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट लड़ सकते हैं? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सेफ्टी। अब बेटा, इसमें मैं आपको ये तो बताऊंगी कि सारे राइट्स क्या कहते हैं, बट एक चीज और आप यहाँ पे समझ के चलिए कि राइट टू चूज ही राइट टू बी एश्योर्ड है। ठीक है, राइट टू चूज ही हमारे पास राइट टू बी एश्योर्ड है। अब क्या होता है कि हम लोग अलग अलग सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं वो अपडेट नहीं हो पाती हैं, तो उसमें वही पुराने वाले नाम लिखे होते हैं, तो ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जब सीबीएसई आपके आंसर्स को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो वो इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चे ने किसी पुराने सोर्स से पढ़ाई करी है। तो आप परेशान मत होइए कि अगर राइट टू चूज़ आप लिख रहे हैं या राइट टू चूज़ आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो आपने कुछ अलग पढ़ लिया। नहीं, राइट टू एश्योर्ड, राइट टू चूज़ मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन से राइट के बारे में बात कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मैम, राइट्स तो होते ही हमारे पास इसलिए हैं कि अगर हमारे अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई, ट्रेड प्रैक्टिस, तो हम आवाज उठा सकें। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर हर राइट किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को फोकस कर रहा है। जैसे कि अगर मैं डी पॉइंट से स्टार्ट करूं, तो राइट टू सेफ्टी कहते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, अपने आप को सेफ रख सकते हो हार्मफुल प्रोडक्ट से। तो उसके लिए आपको क्वालिटी एश्योरेंस मार्क्स देखने चाहिए और ये आपको प्रोवाइड भी कराए जा रहे हैं। अब राइट टू बी हर्ड कहते हैं कि कभी भी अगर आपके साथ किसी भी तरीके की ऐसी माल प्रैक्टिसेस होती है तो आप उसके लिए अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, यानी कि आपकी बात को सुना जाएगा। राइट टू चूज या राइट टू बी एश्योर्ड ये कहता है कि जब भी आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको वेराइटीज अवेलेबल होनी चाहिए और उस वेराइटीज में आप अपनी पसंद का सामान चूज कर सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहता है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप एक एनलाइटेड, एक वेल एजुकेटेड कंज्यूमर बन सकते हो थ्रू आउट योर लाइफ, और आपको आपके अधिकारों के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और अपने रिलीफ्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अगर कल को कुछ भी आपके साथ गलत हो तो आप लड़ सको। जब जानकारी होगी तभी तो लड़ पाओगे ना। तो बेटा, इस लाइन को पूरी तरीके से सही डिस्क्राइब जो कर रहा है वो हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो आई होप कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, विच कंज्यूमर राइट सजेस्ट दैट कंज्यूमर्स हैव access to a variety of products and services at competitive price। वो कहते हैं कौन सा कंज्यूमर राइट ये बताता है कि एक कंज्यूमर के पास, एक कंज्यूमर मतलब देख सकता है वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक कम्पिटिटिव प्राइस पे। अभी शायद मैंने ऊपर इस चीज के बारे में डिस्कशन किया है, तो देखो जरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड और राइट टू सेफ्टी। अब देखो, राइट टू बी एश्योर्ड लिखा आ गया तो राइट टू चूज वही है, सेम चीज है। ठीक है, बताइए कौन सा कंज्यूमर राइट है जो आपको कहता है कि आप वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस को एक्सेस कर सकते हो? मैम, अभी तो आपने बताया है राइट टू बी अश्योर्ड या राइट टू चूज। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, आपने पहचान लिया है। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Sarita bought a flat from Sugan developers for 5 crores and was shocked to discover that the quality of the construction was bad, roof leaked during the rainy season and the plaster was coming off at various places. Which consumer forum should she approach for the redressal of her grievance? अब सरिता जी ने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा है सुगन डेवलपर से 5 करोड़ का, और थोड़े दिनों बाद ये पता चला कि फ्लैट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब है। यहाँ पर रेनी सीज़न के टाइम पे लीकेज हो रहा है, प्लास्टर निकल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार कंडीशन हो चुकी है फ्लैट की। तो बताइए, अब वो कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करना चाहती हैं तो कहाँ जाके वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकती हैं? नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में? अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ अब इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए कि 2019 वाले जो प्रीवियस वाला जो हमें लिमिट दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखें या 2021 के अमेंडमेंट के साथ? तो बेटा यहाँ मैं अब आपको एक क्लैरिटी देती हूँ, एक सॉल्यूशन दे रही हूँ। क्योंकि सीबीएसई स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करता है और हमारी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है वो अमेंडमेंट वाली वैल्यूज को ही फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर वही वैल्यू प्रिंट होकर आई हैं। तो मैं आज आपको एक क्लैरिटी दे देती हूँ कि अगर आप कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में फंस रहे हैं जहाँ पर आपके सामने नहीं है कोई सॉल्यूशन, तो आप लेटेस्ट वैल्यू को ही फॉलो करेंगे। और वो लेटेस्ट वैल्यू क्या है बच्चों, जरा ध्यान से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। हमने ये पढ़ा है कि 2021 में नोटिफिकेशन आया जिसमें वैल्यूज को रिवाइज किया गया है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए ये वैल्यू बोल दी गई है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हो अगर आपका जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस या कॉम्पेंसेशन है वो 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हो। अगर वही वैल्यू आपकी 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। और अगर वही वैल्यू आपको लगता है कि 2 करोड़ से ज्यादा की है तो बेटा आप फिर उसके बाद नेशनल कमीशन में जाएंगे। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर के लिए आप नेशनल कमीशन में जाएंगे। तो ये 2021 के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड वैल्यू है और आपको यही फॉलो करनी है, लेटेस्ट यही फॉलो करनी है अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में फंस रहे हैं तो। ठीक है, हम लोग इसी के साथ जाएंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए भी आपके सामने सीधे सीधे आंसर है कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपका जो डिफेक्टिव सामान है उसकी वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। सो डेफिनेटली आप कहाँ जाएंगे बेटा, आप जाएंगे नेशनल कमीशन में। ठीक है, सो आई होप कि आप यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर चुके होंगे, एक क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें क्या करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Which consumer right provides a fair settlement of genuine grievances related to the performance, grade, quality, etc. of goods and service? उन्होंने बोला वो कौन सा कंज्यूमर राइट है जो आपको ये बताता है कि आपके जो भी जेन्युइन आपने की प्रॉब्लम होगी उसका हम सेटलमेंट करेंगे, चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, ग्रेड से रिलेटेड हो, क्वालिटी हो या कोई भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है हम आपका सेटलमेंट करके देंगे। तो ऐसा किस में कहा गया है? राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रेड्रेसल या राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन? बताइए कौन सा राइट आपको यहाँ पे सेटलमेंट करके देता है, यानी कि सॉल्यूशन देता है आपकी प्रॉब्लम का? तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कि मैम सॉल्यूशन की बात तो होती है राइट टू सीक रेड्रेसल के अंदर, वहीं पर हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। Ria purchased a laptop worth rupees 50,000 for her startup, but it developed technical defects within a week. The seller refused to replace it, so she decided to file a complaint under the Consumer Protection Act 2019 as amended in 2021. तो यहाँ तो क्लियरली आपको उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी लिमिट्स हैं वो चेक करनी है। क्वेश्चन ये है कि रिया ने एक लैपटॉप परचेज किया है 50,000 का अपने स्टार्टअप के लिए। धीरे धीरे उसके अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स आने शुरू हो गए एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, और सेलर ने उसको रिप्लेस करने से मना कर दिया। अब वो जाएगी कि भाई कंप्लेन करूंगी मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, तो कहाँ जाकर वो कंप्लेन फाइल कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? तो अभी अभी मैंने आपको 2021 की लिमिट्स के बारे में बताया है कि अगर आप डिमांड कर रहे हैं या आपके डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर की नहीं है तो कहाँ जाना होता है?
तो आपको कहाँ जाना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, और यहाँ तो वैल्यू सिर्फ 50,000 ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रीजन असर्शन की तरफ। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है या नहीं, उसके बाद देखेंगे कि रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। So many enlightened business firms have set up their own consumer service and grievances cell. तो बहुत सारी जागरूक बिजनेस फर्म्स ने अपने खुद के ग्रीवेंसेस सेल्स, अपने कंज्यूमर सर्विस सेल्स ओपन कर रखे हैं। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है और ये बात हम पढ़कर आए हैं। रीजन इज the consumer has a right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with the goods or service. हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है क्योंकि उसकी बात को सुना जाए इन केस अगर कोई गुड और सर्विसेज से वो डिससेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली ये बात भी बिल्कुल सही है। बट क्या ये रीजन आपके असर्शन को डिफाइन करता है? क्या ये रीजन ये कह रहा है कि हाँ इसी वजह से ग्रीवेंसेस सेल्स को सेटअप किया गया है? आई थिंक सारे बच्चों को ये बात याद आ गई होगी कि यस मैम, ये बात बिल्कुल सही बताई आपने कि राइट टू बी हर्ड में कहीं ना कहीं आपने ये बात हमें समझाई थी कि हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसकी बात को सुना जाए अगर कभी भी वो डिससेटिस्फाइड है किसी प्रोडक्ट या सर्विस से, और वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जाकर एक एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में जाके, या फिर ग्रीवेंसेस सेल्स को ओपन किया गया है ताकि उनकी बात को सुना जाए। अब सुनने के लिए कहीं ना कहीं कोई तो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसके लिए कंज्यूमर सेल्स को ओपन किया गया। So both are correct and R is the correct explanation of A. तो ऐसा हमें अपने ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट assertion है, it is the responsibility of the consumer to buy only the standardized goods. It is the responsibility of the consumer to buy only the standardized goods as they provide the quality assurance. तो भाई ये हर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही खरीदो क्योंकि वो आपको क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं। सो डेफिनेटली ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है। अब रीजन अगर हम देखें, द कंज्यूमर हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो एंड शुड कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड व्हाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हर कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि वो फॉलो करे और कुछ चीजों को माइंड में रखे जब भी वो गुड्स और सर्विसेज खरीदने जाते हैं। तो ये बात भी तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी कौन सी उन्होंने कुछ गलत बात बोली है। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो बेटा बोथ आर ट्रू तो हमें पता चल गया है। अब अगर मैं रीजन की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन्हीं में से उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर दिया है। तो यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग प्रमोटेड इन द पिक्चर। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई एक कंज्यूमर राइट के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो भाई देखते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अपना। लिखा है आई वॉन्ट टू बाय अ पैक ऑफ गुड क्वालिटी फ्रूट क्रीम। चलो ठीक है भाई, इन्होंने कहा डोंट वरी वी डील इन ओनली द क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स दैट कैरी द एफपीओ मार्क। उन्होंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और एफपीओ मार्क आपको उसके ऊपर मिलेगा। तो ऐसा कहाँ था कि जहाँ पर आपको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मार्क दिया जा रहा है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो आई थिंक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ने आपको सिर्फ पिक्चर को देख के ही आंसर बता दिया होगा आपके दिमाग में कि मैम इसका आंसर है राइट टू सेफ्टी, क्योंकि ये जो क्वालिटी एश्योरेंस मार्क है ये कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं हार्मफुल प्रोडक्ट से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक मैच का क्वेश्चन है, लेट्स सी कि क्या करना है हमें, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लिखा है बिजनेस फर्म सेट अप द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल। Consumer organization take active part in creating the awareness about the consumer rights and relief. Quality certification mark used for the agriculture product. Components of the product mix that helps the consumer to exercise the right to information. ठीक है, तो business firm set up their consumer grievances cell. तो बताओ यहाँ पर इसमें से कौन सा आपको पॉइंट लगता है जो इसके साथ मैच हो रहा है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बिजनेस फर्म्स ने कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल ओपन करी हैं। लेबलिंग, एगमार्क, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो मैम ये रहा राइट टू हर्ड, अभी ऊपर ही हम डिस्कस करके आए हैं कि इसी वजह से ग्रीवेंसेस सेल खोली जाती है।
कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स को एडुकेट किया जा सके उनके राइट्स और रिलीफ के बारे में। सो डेफिनेटली ये इसलिए किया जा रहा है ताकि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन को अच्छे से फॉलो किया जा सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन मार्क हमारे पास होता है एग मार्क, और आखिरी बचा है और प्रोडक्ट मिक्स का वो कंपोनेंट जो कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से ही लेबलिंग आपको देनी होती है। ठीक है, तो ए का है हमारे पास करेक्ट, सॉरी ए के साथ मैच होता है हमारा थर्ड, ए के साथ थर्ड, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए हैं। बी के साथ मैच होना चाहिए 4, बी के साथ 4, तो ये हमें तो यहाँ मिल गया है, तो आई होप कि ये भी हट गया है, फिर भी एक बार सारे मैच कर लेते हैं। सी के साथ जाएगा सेकंड और डी के साथ जाएगा फर्स्ट, तो यस करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if any of the parties are not satisfied by the order of the district commission, they can appeal against such order to the state commission on the grounds of the facts and law within a period of dash from the date of order. Yes, उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती किसी ऑर्डर से जो एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने पास किया और अब उसे अपील करना है बिफोर द स्टेट कमीशन, मतलब वो स्टेट कमीशन के पास जाना चाहते हैं, तो ऐसा वो कितने दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं? तो बेटा 15 डेज, 45 डेज, 30 डेज और 60 डेज। बताइए कितने दिन में आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में जा सकते हैं? यस, तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मतलब कि 45 डेज। स्टेट कमीशन से स्टेट कमीशन में जाने के लिए 45 डेज, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में जाने के लिए 30 डेज, नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी 30 डेज। ठीक है, तो 45, 30, 30 ये हम लोगों ने वहां पर पढ़ा। चलो बच्चों, आई होप कि आप सारे आंसर्स दे पा रहे होंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ कंज्यूमर आल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ द गुड्स इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहती है कि एक कंज्यूमर वो होता है जो किसी भी गुड को इस्तेमाल कर रहा है अप्रूवल ऑफ द बायर से। तो ये वही आपकी लॉ की लाइन है जो मैंने आपको वहां पर डेफिनेशन में समझाई। तो यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। अब नीचे वाली स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। Any person who obtains the goods or avail the service for the resale or the commercial purpose is not treated as consumer and is outside the scope of Consumer Protection Act 2019. उन्होंने कहा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज को इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे आगे बेचना है रीसेल पर्पस के लिए, तो उसे हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से बाहर कर रखा है, उसको हम कंज्यूमर नहीं कहते हैं। तो ये बात भी तो सही है, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर तो वो व्यक्ति होता है ना जो अपने लिए सामान को खरीदता है, रीसेल पर्पस के लिए तो नहीं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पर। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रही हैं। तो लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ये रहा, डी ऑप्शन है जहां पर लिखा है बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़े। आई होप कि आप साथ साथ आंसर कर रहे होंगे। अब स्टेटमेंट 1 फिर से क्या कहती है? फॉर द रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट provides for the setting up of 3-tier enforcement machinery at district, state and national level. उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए, यानी कि सॉल्यूशन निकालने के लिए, ओ माय गॉड डे बाय डे मेरी हिंदी सुधर रही है ना। तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने 3 लेवल पर यहाँ पर जुडिशरीज को सेटअप किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल आती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है। इस बात के साथ मैं तो बिल्कुल सहमत हूं और मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चे भी। अब स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या कहा गया? While the national commission is set up by the central government, the state commission and district commission are set up by the state government. उन्होंने कहा कि जो नेशनल कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है उसे, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, तो यही तो पढ़ा था हमने एस्टैब्लिश्ड बाय में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया, और नेशनल कमीशन बड़ी है भाई तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ा। तो ये भी 100% एकदम करेक्ट है भाई। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसमें तो नॉट लिखा है भाई, जल्दबाजी में ये काम नहीं करना। ये रहा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो देखो कितना पागल बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा फटाफट से यहाँ लगा दे और अपना 1 नंबर गवा दे। ना 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 ना, हम ध्यान पूर्वक काम करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब बताइए इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? लेटेस्ट डेटा को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड्स द 50 लाख। उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हम वो वाली कंप्लेंट्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं जिनकी कीमत 50 लाख से ज्यादा ना हो। तो हमें बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंड एज पर द लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट लिमिट्स यू कैन से, ये बात तो सही है, ठीक है। फिर कहा उन्होंने कि नेशनल कमीशन हैज द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर द होल कंट्री फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि नेशनल कमीशन कह सकते हो कि पूरे देश में यहाँ पर लागू की जाती है, यानी कि उसके जो निर्णय हैं वो पूरे देश में यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन आर सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऊपर हमने देखा अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर कैन बी फाइल्ड इन द नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील को नेशनल कमीशन में फाइल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट और नेशनल के बीच में अभी एक और अथॉरिटी बैठी हुई है, स्टेट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अपील स्टेट कमीशन में जाती है, स्टेट कमीशन वाली अपील्स जाती है नेशनल कमीशन में। तो ये बात तो गलत कर दी, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। तो बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, हमारा आखिरी एमसीक्यू है। अनीशा सेट अप अ कंपनी अक्रम लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर द टूथपेस्ट यूजिंग द हर्ब्स फाउंड इन हर विलेज इंस्टेड ऑफ केमिकल्स दैट आर हैजार्डस टू द हेल्थ। यहाँ पे उन्होंने बोला कि उसने कंपनी सेटअप करी है ताकि वो टूथपेस्ट बना सके जहाँ पर हर्ब्स जो है हमारे गांव में, जो मतलब उनके जो गांव में फाइंड आउट होते हैं, उसके बेसिस पर वो लोग टूथपेस्ट बनाते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। सो द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट वाज इको फ्रेंडली, जो पैकेट था वो इको फ्रेंडली है। डिटेल्स है उसके ऊपर सारी, प्राइस, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन फॉर यूज और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सब कुछ है। इसके ऊपर कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दे रखी है, इवन की एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवेंसेस सेल भी सेटअप कर रखे, तो उसके बारे में सारी जानकारी है। टूथपेस्ट बहुत पॉपुलर हुआ, पॉपुलर होने के बाद क्या हुआ, देन शी स्टार्टेड गेटिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द रेप्यूटेड ट्रेडर्स, उनको यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेडर्स से जो है ऑर्डर मिलने लगा। आइडेंटिफाई एनी 2 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर डिस्कस्ड अबव, आपको कोई 2 राइट्स यहाँ पे बताने हैं जो डिस्कस किए गए हैं। तो बेटा अब जरा हम लोग पहले ऑप्शन देखने से पहले खुद एक बार राइट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से राइट्स यहाँ पर ज्यादा हाईलाइटेड हुए हैं। स्टार्टिंग अगर 2 लाइन में पढ़ूं तो जब बच्चा ये पढ़ेगा कि हैजार्डस टू द हेल्थ, कि मैम यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ की सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट टू सेफ्टी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट 2 लाइन्स को पढ़ेंगे कि वो यहाँ पर केमिकल्स को यूज नहीं करते हैं, हर्ब्स को यूज करते हैं ताकि हमारी सेहत पे कोई भी इस तरीके का जो है नुकसान ना हो, तो ये बात अभी उनको ही पता है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमें ये बात बताने के लिए उनको इस चीज के लिए कुछ ना कुछ क्वालिटी एश्योरेंस मार्क देना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में कहीं पर भी मार्क के बारे में डिस्कशन नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा मार्क जो है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करा है। तो राइट टू सेफ्टी तब मैं यहाँ पर ज्यादा कहूंगी कि यहाँ पर फिट बैठता है अगर कहीं ना कहीं किसी क्वालिटी एश्योरेंस मार्क के बारे में बात हो रही होती तो, बट ऐसी कोई बात नहीं हुई। जैसे याद करो वो लेने के लिए गई थी ना एक सामान, अभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में उन्होंने खुद बताया कि हम एफपीओ मार्क देते हैं, तो ऐसा कोई मार्क यहाँ पर तो नहीं है। तो राइट टू सेफ्टी तो मैं नहीं कहूंगी, बट यस क्लियरली मुझे यहाँ पर जो ये डिटेल्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाला राइट तो डेफिनेटली है, ठीक है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये वाला राइट हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। एट द सेम टाइम जब वो यहाँ पर ग्रीवेंसेस सेल्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस सेल सेटअप की गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो राइट टू हर्ड की बात कर रहे हैं, ये क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। तो बच्चों ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आप राइट टू सेफ्टी यहाँ पर देख लें सिर्फ एक इस वर्ड को देखते हुए। तो बच्चों सिर्फ वर्ड को देखकर ही आपने एकदम से चूज नहीं कर लेना कि नहीं मैडम राइट टू सेफ्टी होगा इसके अंदर। आप पहले उसके थोड़े से इन डेप्थ चीजों की तरफ जाओ कि कैसे पहचानोगे कि राइट टू सेफ्टी है। जब आपको इस बारे में पता चलेगा तब ना। अभी ये उनको पता है कि वो केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें बताने के लिए, हमें पता लगाने के लिए उनको ये बात बतानी पड़ेगी हमें, तो अभी उन्होंने हमें बताया नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू हर्ड है। लेट्स सी कि यहाँ पर कौन से राइट्स उन्होंने दिए हैं। देखो बच्चों पहला ही राइट उन्होंने राइट टू सेफ्टी दिया है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो डेफिनेटली देंगे। बट हमने कौन कौन से आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमने आइडेंटिफाई करा है राइट टू हर्ड एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब इनकी पेयरिंग चेक करनी है कि कहाँ है, तो ये पेयरिंग के हिसाब से जैसे इन्होंने ABCD में दिया है तो ABCD, तो ये C और D की पेयरिंग चाहिए हमें। तो यहाँ A और B है, यहाँ C और A है, यहाँ A और D है, और ये रहा आपके पास C और D। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका D कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे फटाफट से प्यारे प्यारे बच्चों ये बता दो
कि 14 मार्क्स के हमने एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करे हैं। इन 14 में से आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट आए हैं मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ 3, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन। एक अच्छी खासी केस स्टडी है 3 मार्क्स के लिए, और लेट्स सी कि क्या पूछा गया है हमसे। नेम द राइट ऑफ कंज्यूमर दैट सूरज हैज एडवाइज सूर्यांश टू एक्सरसाइज। हमें उस राइट का यहाँ पे नाम बताना है जो सूरज ने सूर्यांश को यहाँ पर एडवाइस किया होगा कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड स्टेट एनी 2 फंक्शंस हाईलाइटिंग द रोल ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन। और कोई 2 फंक्शंस हमें यहाँ पे बताने हैं जो कंज्यूमर एसोसिएशन के हाईलाइट किए गए होंगे। चलिए तो पढ़ते हैं जरा क्या लिखा गया है इसके अंदर। सूर्यांश बुक्ड अ फ्लैट थ्रू अ प्राइवेट बिल्डर इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 करोड़। तो सूर्यांश ने एक फ्लैट बुक किया है किसी एक प्राइवेट बिल्डर से ग्रेटर नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी कीमत कितनी है? 1 करोड़ रुपए। As per the terms of the contract, the builder promised to provide him all the basic and the modern amenities, ये such as continuous electrical supply, CCTV camera, club facilities, good quality of water, good securities, etc. मतलब उसने साथ में कुछ प्रॉमिस भी किया है कि फ्लैट भी मिलेगा, कुछ अमेनिटीज यानी कि बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर हम आपको कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, क्लब की फैसिलिटी भी है, अच्छी क्वालिटी का वाटर आता है, अच्छी सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। Although he was given the possession of the flat in time, उसे पोजेशन यानी कि वो रहने के लिए जगह टाइम पर मिल गई, यानी कि मालिकाना अधिकार के साथ साथ हमने आपको घर रहने के लिए भी दे दिया है, घर की चाबी भी आपके हाथों में टाइम से पकड़ा दी है। The builder didn't provide all the basic and the common facilities, which also included 3-tier security having the CCTV camera coverage of each floor. हालांकि पोजेशन टाइम पर मिल गया है, लेकिन जो फैसिलिटीज का वादा किया गया था वो फैसिलिटीज अब तक भी हमें यहाँ पर नहीं मिली है। इवन जो सीसीटीवी कैमरा के बारे में बोला गया था कि हर फ्लोर के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसकी कवरेज आपको मिलेगी, वो नहीं मिला है। Suryansh kept complaining to the builder after the possession of the flat for the non-installation of the CCTV camera and other common and the basic amenities as promised at the type of the agreement. But the builder kept assuring him that he will do the needful and he need not to worry. अब क्या वो बार बार कंप्लेन कर रहा है कि भाई आपने अब तक सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए हैं, वो नहीं इंस्टॉल करवाए आपने अब तक जो बेसिक अमेनिटीज हमसे वादा किया था वो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। तो बार बार बिल्डर को ये बात कह रहा है, और बिल्डर कह रहा है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्दी आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर अ मंथ सूर्यांश हैड टू ट्रेवल अब्रॉड। अब 1 महीने के बाद सूर्यांश को अब्रॉड ट्रेवल करने जाना पड़ा। सो ही लेफ्ट हिज होम विद हिज फ्लैट ड्यूली लॉक्ड। तो उसने अपना फ्लैट यहाँ पर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है और लॉक करके वो चला गया था। But on his return, he found that his flat has been robbed and theft of ₹10,000 and jewelry worth ₹10 lakh had taken place. अब यहाँ पर उसे पता चला कि जैसे वो लौट कर आया उसको एक बहुत बड़ा शॉक लगा। उसके यहाँ चोरी हो चुकी थी, 10,000 का कैश और 10 लाख रुपए की ज्वेलरी अब वहां पर नहीं थी। ठीक है। He complained to the builder that had CCTV cameras been installed, it would have been a barrier and the theft would not have been taken place. उसने कहा कि अगर तुमने सही समय पर कैमरास लगा दिए होते तो आज ये चोरी नहीं हुई होती, क्योंकि चोरों को डर होता कि वो सीसीटीवी कैमरास में पकड़े जाएंगे, यानी कि और ये उनके लिए एक बैरियर का काम करती, हम उनको आसानी से पकड़ सकते थे। अगर चोरी हो भी जाती है तो उनको पकड़ा जा सकता था, या कैमरे के डर से भी लोग चोरी ना करते। So also CCTV would have ensured that no unwanted person would have entered the building. और CCTV कैमरा से ये भी पता चलता कि कोई भी एक अनजान व्यक्ति हमारी बिल्डिंग में एंटर ना करे। When Suryansh discussed this incident with his friend Suraj, who runs a consumer association, he advised him to file a case against the builder. अब जब उसने यही बात अपने एक फ्रेंड के साथ, सूरज के साथ उसने डिस्कस करी तो उसने उसको एडवाइस दिया कि आप एक कंप्लेन फाइल करो बिल्डर के अगेंस्ट, और वो खुद भी एक कंज्यूमर एसोसिएशन जो है वो चलाता है। तो अब आपसे तो बेसिकली बेटा ये बात पूछी गई थी कि आप ये बताओ कि वो कौन से 2 राइट्स हैं जो सूरज ने यहाँ पर एडवाइस किए हैं सूर्यांश को कि आप यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये बताना था कि वो कौन सा कंज्यूमर राइट है जिसके बारे में सूरज ने सूर्यांश को यहाँ पर एडवाइस किया। अब क्लियरली जो लाइन थी लास्ट में कि उसने उसको कहा कि जाओ और जाके केस फाइल करके आओ, तो केस फाइल का मतलब है कि जाओ अपनी बात सुना कर आओ, अब बताओ अपनी प्रॉब्लम, तभी तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बेसिकली सूरज यहाँ पर बात कर रहा है बच्चों राइट टू बी हर्ड के बारे में। वो उसे कह रहा है कि आप अपनी बात को सुनाओ
जाके, ताकि आपकी सुनवाई हो, तो केस फाइल करके आओ। तो केस फाइल करने की बात हम राइट टू बी हर्ड में करते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको दो फंक्शंस बताने हैं जो रोल ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन को हाईलाइट करते हो, कोई भी दो बता सकते हो। मैंने आपको 7 फंक्शंस बताए हैं, उसमें से आप कोई भी दो यहाँ पर बता सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों पहला तो क्या था, पहला राइट की अगर मैं बात करूं तो पहला तो था एडुकेटिंग द कंज्यूमर्स, है ना, एडुकेटिंग द कंज्यूमर्स, कि भैया उनको पता होना चाहिए उनके पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं, क्या रिलीफ्स उनके पास अवेलेबल है, तो इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। दूसरी क्या होती है, दूसरा होता है पब्लिशिंग द पीरियोडिकल्स, कि कंज्यूमर्स की जानकारी के लिए लगातार जो पीरियोडिकल्स हैं वो पब्लिश होते रहने चाहिए, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये सब काम होते रहना चाहिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग हो सकती है, किसी किसी केस में हम प्रोडक्ट टेस्टिंग भी करते हैं। लीगल हेल्प के अंदर हम उनको लीगल एडवाइस देते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं हर तरीके का, उनके बिहाफ पर केस फाइल एक्शंस लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये कुछ रोल हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसमें से कोई भी 2 रोल लिखने थे और मैंने वो 2 रोल आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, मैं तो डायरेक्टली आपको 2 रोल्स बता दी, उसके बाद भी 1-2 पॉइंट्स और बता दिए हैं। मैंने कुछ याद करने के लिए आपको बताया भी तो था ना, मैंने 7 के 7 फंक्शंस को याद करने के लिए एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस आपको बताया था। तो अगर तुम मेरे प्यारे बच्चे हो गए तो डेफिनेटली वो सेंटेंस फटाफट से मेरे बिना कहे तुमने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुमने लिख दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं लिखा है तो लिख दो ना यार, फटाफट वो लिख दो कि मैम आपने वो क्या बताया था कि कैसे रोल्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किस चीज के बारे में कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड। वायलेटेड मतलब जो फॉलो नहीं हुआ है, यानी कि कौन से कंज्यूमर राइट का उल्लंघन हुआ है ऊपर अबव मेंशन्ड केस में, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। और ब्रीफली एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और वो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस हमें बतानी है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके भी कोई 2 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, वो भी लेट्स सी कि हम देखते हैं कि कौन से हैं। उसके अलावा क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बट स्टिल पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला है आर्यन वेंट टू परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट फॉर हिज सन फ्रॉम अ शॉप इन द नियर बाय मार्केट। Despite his preference to buy a pack of particular brand, the shopkeeper forced him to buy the pack of chocolate of another brand. अब क्या हुआ कि आर्यन एक दुकान पे गया है चॉकलेट का पैकेट खरीदने के लिए अपने बेटे के लिए। अब वो अपनी प्रेफरेंस बता रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड की ही चॉकलेट खरीदनी है, लेकिन जो दुकानदार है वो उसको फोर्स कर रहा है कि उस वाले ब्रांड की मत खरीदो, ये दूसरा ब्रांड है, इसकी चॉकलेट खरीदो, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि मुझे एक दूसरे ब्रांड की चॉकलेट खरीदनी है, लेकिन शॉपकीपर उसे किसी और ही ब्रांड की चॉकलेट बेचने के लिए फोर्स कर रहा है, वो उसको कुछ जस्टिफिकेशंस दे रहा है बिना मतलब के। नाउ आफ्टर कमिंग बैक होम गौरव वाज फीलिंग वेरी डिससेटिस्फाइड। अब उसका बेटा होगा जिसको उसने चॉकलेट पकड़ाई, वो लाके ठीक है वो ले तो आया अब उसके कहने पे। अब क्या हुआ कि बेटा डिसअपॉइंट हो गया कि पापा मैंने आपसे तो कुछ और मंगवाया था, आप कुछ और ले आए। अब बताओ कि यहाँ पर कौन से राइट का उल्लंघन हुआ है जिसकी वजह से आर्यन को यहाँ पर दूसरी चॉकलेट खरीद के लेकर आनी पड़ी। तो बेटा यहाँ पर ये जो जोर जबरदस्ती हुई उसके साथ, यहाँ उल्लंघन हुआ है राइट टू बी अश्योर्ड, या जिसको आप लोगों ने किस नाम से पढ़ा है, राइट टू चूज, ठीक है जी। तो ये 2 राइट्स है हमारे पास जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ठीक। अब कोई भी बता दो 2 इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हो। तो बेटा आती है ना, हमें पढ़ी थी ना हमने, 3 इंपॉर्टेंस थी। कौन कौन सी थी बेटा वो 3 इंपॉर्टेंस? एक तो थी हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, आती है हमारे पास कंज्यूमर इग्नोरेंस, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक और है हमारे पास वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, तो आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। चलिए, थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।